बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे, जो कक्षा 8 के लिए है और इसकी डेट है 11 अगस्त 2021। और ये आपकी इतिहास की बुक का पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। और इसका जो उप विषय है या इसका जो टॉपिक है वो कंपनी का फैलता शासन या कंपनी रूल एक्सपेंड्स है। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है वर्कशीट में। इस जो टॉपिक दिया गया है कंपनी का फैलता शासन। तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो है आरंभिक काल की, है ना। आरंभिक काल, अर्ली ईयर्स। बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद, 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिया। उनका नाम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राज्य कौन होगा, है ना। इसका ये था क्वेश्चन कि अगला राज्य कौन होगा, किसका किस पद पर, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा। ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे, है ना। ये सारी चीज़ें कौन तय करना चाहता था? कंपनी के जो बड़े अफसर थे, ऑफिसर थे, वो तय करना चाहते थे कि अगला राजा कौन होगा और किसको कौन सा जो है ओहदा दिया जाएगा, पद दिया जाएगा। ये सब चीज़ें किसको तय कर कौन तय करना चाहता था? वो कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि, क्या बच्चों, सहायक संधि मतलब सब्सिडरी अलायंस भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, है ना, कंपनी को जो भारतीय शासक थे वो पैसा देना पड़ता था उनको। अगर कोई भारतीय शासक ये रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर, है ना, पेनल्टी के तौर के ऊपर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, उसके लिए एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे ना। जो उनके लिए रकम उनको अदा करनी थी वो उन्हें नहीं दे सके थे, तो उनका जो इलाका था वो कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। इसी उदाहरण के साथ एक उदाहरण हैदराबाद का भी है कि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एरियाज थे कि इलाके थे जिनको कंपनी ने छीन लिया था। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, सीधी लड़ाई। सीधी लड़ाई मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों, है ना, राजनीतिक और आर्थिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। जो टकराव था कंपनी के बीच में और इन शासकों के बीच में, तो उसके लिए उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक दिया है मैसूर का और दूसरा दिया है मराठों से लड़ाई, है ना। तो मैसूर क्या है, मैसूर का जो टीपू सुल्तान थे उनके बारे में है यहाँ पर कि हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, उनके बेटे थे, हैदर अली के जो बेटे थे वो टीपू सुल्तान 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट से होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च
और इलायची खरीदती थी ना। यहाँ से क्या चीज़ें खरीदती थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी? यहाँ से जो है चंदन की लकड़ी खरीदती थी, काली मिर्च और इलायची और बहुत सारी चीज़ें खरीदती। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची, जो अभी हमने यहाँ जिक्र किया है, के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार युद्ध हुए। 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 और 1799 में जो है जंग हुई। श्रृंगापट्टनम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। जो ये आखिरी जंग थी 1799 की, उसमें टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ये था बच्चों पहला उदाहरण जो यहाँ पर दिया गया मैसूर का टीपू सुल्तान के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, दूसरे एग्जाम्पल, मराठों से लड़ाई, वार विद द मराठास। मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशियों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महदजी सिंधिया और नाना फडणीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था, यानी दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। अब यहाँ पर यह था कि अंग्रेज जो है मराठों के ऊपर हावी हो गए और मराठों की जो ताकत थी उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। जो टॉपिक था हमारा कंपनी का फैलता शासन ना, कंपनी रूल एक्सपेंड। अब बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मालूम किए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या कारण थे? इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? ये संघ किस प्रकार से शासित था? लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया? तो चलिए बच्चों देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर।
जैसे बच्चों पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो इसका आंसर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि जो रियासतें है ना, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे कंपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो बच्चे यहाँ तक इसका आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या क्या परिणाम निकले। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम निकले, क्या इसके रिजल्ट निकले। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे बच्चों कि टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारी के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, है ना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि इस लड़ाई के क्या परिणाम निकले। तो उसको बच्चे यहाँ से हम लिख सकते हैं, नहीं लिखा ना, सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हुए। तो मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 युद्ध हुए, जैसे अभी बताया गया था 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 में हुई। तो श्रृंगपट्टनम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए, है ना। इसका ही नतीजा जो नतीजे आपको लिखने हैं, इसके जो परिणाम लिखने हैं उसमें हम ये लिख सकते हैं। और मैसूर के राजकार पुराने राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो बच्चे इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ तक कि मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के जो दोनों पार्ट हैं उसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि यह संघ किस प्रकार से शासित था। तो बच्चे इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे कि इसके जो 4 राजवंश थे वो सिंधिया, नंबर 1 सिंधिया, नंबर 2 होलकर, गायकवाड़ और भोसले, है ना। ये 4 राजवंश में लिख देंगे, जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। और ये जो सेकंड पार्ट है इसका कि ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल के सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। तो बच्चे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से लिखेंगे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ ये चारों इसके राजवंश थे और पुणे में रहता था। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं, दोनों के पार्ट का आंसर जो है इसमें आपको यहीं से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको यहीं से लिखना है कि एक के बाद एक युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये जैसे अभी आपको पूरा हमने बताया था इन युद्धों के बारे में। तो इसका आंसर यहाँ ये पूरा आपको पैराग्राफ आपको लिखना है। तो बच्चे ये चारों क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए हैं, इसको आप कर लीजिएगा। बच्चे इंग्लिश में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि अभी हमने हिंदी में आपको बताया, इसमें भी सेम इसी तरह करना है कि हाउ डिड, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट थ्रू सब्सिडरी अलायंस। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स कौन सी, ये सब्सिडरी अलायंसेस के अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है पेनल्टी तक,
ना, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वर ब्रिटिशर फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन। तो चलिए बच्चे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट, ना यहाँ से इसके भी जो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं वो दोनों आंसर आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे अभी हमने आपको समझाया है इसी के अंदर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which were the major dynasties of मराठा पावर। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसका आंसर। बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, है ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ लिखेंगे कि हेड बेसिन पुणे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ वर मराठा सबड्यूड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आंसर है यहाँ से बच्चों, ये लास्ट का जो पैराग्राफ है ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में लिखना है। पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, और इसको समझते हुए जो इसमें वर्कशीट में जो क्वेश्चन आपसे मालूम किए गए हैं और उसके आंसर हमने आपको समझाए हैं कि कहाँ से आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इसको समझते हुए आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करेंगे।